ऐसी सूरत हाल में पुलिस को यही क्यास करना चाहिए। जार्जी और विकी पर आँच आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। विठल खामोश हो गया। शुक्ला की आंखें फैली हुई थी। मेरा भी यही हाल था। विठल बीड़ी पीता रहा। शुक्ला ने कोई तबसरा नहीं किया तो विठल ने इजाज़त मांगी। नहीं दादा, अभी बैठो, हो सके तो एक चाय और मंगवा दो साहब। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। शुक्ला ने घंटी बजाई। अर्दली के आने पर उसने तेज़ तेज़ लहजे में चाय लाने का हुक्म दिया और विठल से पूछा कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। विठल ने इनकार कर दिया। फिर उसने मुझसे पूछा। अभी मैंने कोई जवाब नहीं दिया था कि वह चौंक के बोला, खाने का वक्त भी हो चुका है, बल्कि गुजर रहा है, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। नहीं साहब, मेहरबानी, विठल ने नरमी से कहा। घर इतना दूर नहीं है, हम मोटर में जाएंगे। अपने को भूख नहीं है साहब। सच पूछिए तो मुझे भी नहीं है। शुक्ला ने इसरार नहीं किया और कहने लगा, कुछ और तो नहीं रह गया दादा? ये तो आप बोलो साहब। नहीं दादा, शायद कुछ भी नहीं। शुक्ला की आवाज़ पर अफसुर्दगी छा गई। ये सब कुछ मेरे लिए एक तजुर्बे की हैसियत रखता है। अभी तो लंबी पड़ी है साहब, विठल ने तुनक के कहा, पर कभी जी करता है कि बहुत मुतसर हो जाए। शुक्ला शिकस्ता लहजे में बोला, ये कलाबे का दादा जार्जी तो पीरू दादा का बनाया हुआ था। बनाया था, पर शर्त नहीं है साहब, ऊपर वाले के साथ भी ऐसा ही है, ऊपर वाले के साथ भी ऐसा है। शुक्ला पलके छपकाने लगा। वो दादा नहीं रहे थे साहब, विठल ने कहा। अड्डे पाड़े का दादा और होता है। वो कैसा होता है? विठल ने कहा कि दादा लोग कभी एक दूसरे को एक पल नहीं भाते, पर बल बूता ना हो तो अपने हरीफ को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह के हरबे इख्तियार करते हैं। विठल के बकौल ऊपर की लड़ाई लड़ते हैं, शतरंज की बाजी खेलते हैं, लेकिन वो बंदूक तान के पीठ पीछे से वार नहीं करते। जो ऐसा करते हैं वो दादा के भेस में चोर उचक्के उठाई गिरे होते हैं। किसी दादा को उठाई गिरा बनने में देर नहीं लगती, दादा बनने में उम्र लग जाती है, और उन्हीं के दम पर पाड़ा अड्डा चलता है। दादागिरी अलग चीज़ है, दादा होना अलग। शुक्ला इन हमाक से सुनता रहा और बेकली से बोला, लेकिन दादा ऐसी क्या बात हुई जो जार्जी इस हद तक मेरा मतलब है इतनी दूर चला गया? ऐसा मुश्किल मारी की और तुम्हारी बातों से मुझे कुछ अंदाज़ा हो चुका है, लेकिन धंधे में पड़ने वाला दादा दादा नहीं रहता साहब, विठल ने भड़कती आवाज़ में कहा। दादा लोग बहुत उलट फेर करते हैं, पर औरत नहीं चलाते। धंधे में पड़ने वाला और माल बनाने वाला दादा बिच्छू बन जाता है। जार्जी ने पहली बार धन दौलत देखी थी। विठल ने शुक्ला से कहा कि धन दौलत में दारू का सा जोर है, जितना पिए जाओ नशा बढ़ता है, लेकिन पाड़े के दादा का नशा उसका बल है। दौलत अड्डे पाड़े की जिद और बल के लिए जहर है, सांप की तरह बल को जकड़ लेती है। पाड़े में आदमी माल बनाने नहीं आता, वरना सारे अड्डे पाड़े जोहरी बाजार होते और उनकी जगह महल दो महले खड़े होते। मगर दौलत भी बड़ी ताकत है दादा, बहुत जोर होता है उसमें, शुक्ला ने बेरब्ती से कहा। होता है साहब, बहुत होता है, पर अपना बल नहीं रहता। मांगे का प्राय जैसा आदमी अपना भी खो देता है। डोरी कहीं भी नहीं टूटती, आदमी भागता रहता है सारी समेट लेने को। दौलत का मतलब है आदमी सिर्फ अपना हो गया। पाड़े का आदमी एक अपना ही नहीं होता, आप नहीं समझोगे साहब, विठल ने तुंदी से कहा। मैं समझ रहा हूँ दादा, और समझना चाहता भी हूँ। विठल ने कहा कि विकी ने जार्जी की आंखों में चर्बी भर दी थी। जार्जी की उम्र इतनी पुख्ता नहीं थी और उम्र से ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता। आदमी खुद कच्चा हो तो माहो साल की गर्दिश भी कुछ कर नहीं पाती। विठल ने शुक्ला को बताया कि मुंबई से पीरू की 7-8 माह की अदम मौजूदी के बायस जार्जी ने अपने एक नौजवान रिश्तेदार विक्की की तहरीक और अयानत से कलाबे के साहिल पर जुए, शराब और औरतों का खुफिया अड्डा खोल लिया था। ये समझ के पीरू कहीं मर खप गया है, उसने महम के पाड़े से भी नाता तोड़ लिया। मुंबई वापस आने पर पीरू को जैसे ही खबर मिली वो जार्जी के सर पर पहुंच गया और उसकी खूब गोशुमाली की कि यह हरकत किसी दादा का शेवा नहीं है। जार्जी को अड्डा फौरन बंद करना पड़ा और दूसरे दिन उसने महम के पाड़े आके खुद को मेरे सुपुर्द कर दिया और पीरू की ज़िंदगी तक बेशतर पाड़े पर बैठा हुआ आजिज़ी करता रहा। बिगड़ा हुआ दादा कुत्ता बन जाता है यहाँ, फिर इसके लिए कोई सिमत, कोई राह बंद नहीं होती। पीरू दादा को उसी रात उसकी आंखें निकाल लेनी चाहिए थी। पीरू ने उसे छोड़ दिया। बाद में वो पाड़े आया तो भी उसका ख्याल आया। ऐसा नहीं था कि पीरू उसे अंदर बाहर से जानता ना हो। यकीनन पीरू ने मारी की खातिर उसे छूट दी थी और समझा था कि लौट पीट के एक दिन ठीक हो जाएगा। बैठा तो वो मुस्तकिल पाड़े ही पर है। दादाओं को ये रियायतें रास नहीं आती। लगता है पीरू इब्तदा ही से उसे मारी की रियायत देता रहा था। जल्दी गद्दी पर बिठा दिया। कच्चा दादा कच्चे लोहे की तरह पिघल जाता है। पीरू के बल पे वो चलता रहा। सबको मालूम था कि पीरू दादा से उसका क्या ताल्लुक है। अर्दली ने चाय ला के रख दी। विठल के मुंतशर होने के ख्याल से शुक्ला ने ट्रे को हाथ नहीं लगाया। विठल खामोश हो गया तो उसने चाय बनाई। प्याली हाली करते ही विठल उठ खड़ा हुआ। शुक्ला भी घबराए हुए अंदाज में कुर्सी से उठ गया। वो हमें और रुकना चाहता था, लेकिन कुछ सोच के रह गया और हमारे साथ ही दरवाजे से बाहर निकला। कमरे के बाहर मौजूद अफसरान और सिपाही
शुक्ला को देख के इधर उधर सिमट गए। शुक्ला हमारे साथ चलता रहा। आप बैठो साहब, विठल ने चबूतरे की सीढ़ी से उतर के कहा। हम चले जाएंगे। नहीं दादा, आप जीप में बैठो। वह करीब खड़ी हुई जीप की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये आपको छोड़ आएगी। इसकी जरूरत नहीं है साहब, बैठ जाओ दादा। शुक्ला का लहजा गुजारिशाना था। मैंने आप लोगों को बुलाया था, आप किसी टाइम भी हुक्म कर सकते हो, आपकी ड्यूटी है। नहीं दादा, ऐसा मत कहो। शुक्ला की आवाज़ तमतमा रही थी। उसने विठल के हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए थे। बहुत बोझ था सर पे दादा, आपने को पता है साहब। जैसे ही थाने में मारी के आने की खबर मिली, मैं सीधा पीरू दादा के घर गया था। वहाँ जुलीन से मालूम हुआ कि आप लोग 10 मिनट पहले निकल गए हैं। मेरा पाड़े आना शायद ठीक नहीं था, वो आपकी जगह नहीं है, पर अब पाड़ा देखने, पाड़े पे आने को जी चाहता है। उधर आदमी लोग ही होते हैं साहब। हाँ हाँ दादा, शुक्ला बेकरारी से बोला। उन्हीं को देखने, उन्हीं को देखने। ज़रूर आओ साहब। विठल के लबों पर मुस्कुराहट सी आ गई। वो डंडा पकड़ के जीप में बैठ गया। मैं भी बैठने को था कि शुक्ला ने मुझे सीने से लगा लिया। मुझे अफसोस है ज़हीर, वो डूबी डूबी आवाज़ में बोला। मैं तुम्हें बताऊं, मुझे बहुत खौफ था। यकीन करो, मैं इन दिनों सो भी नहीं पाया हूँ। काहे का खौफ? मैंने दबी जुबान से कहा। यही कि कहीं तुम, मेरे दिमाग में जाने कैसे कैसे वहम आते थे। और एक बार तो मैंने सोचा कुछ दिनों की छुट्टी पर दूर चला जाऊं, मगर फिर तुम्हारे ख्याल ने मुझे रोक लिया। नींद किसी को भी नहीं आई। तुम्हें यूं अचानक इस तरह देख के ना पूछो क्या हाल हुआ, लेकिन अब मुझे तसल्ली हो गई है कि तुम महफूज हाथों में हो। हालांकि अब भी बहुत सी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। नहीं आएंगी शुक्ला जी। उसने मेरी कमर थपथपा के जीप में बैठने की हिदायत की। मैंने देखा उसकी आंखें भीगी हुई थीं। जीप अभी चली नहीं थी कि वो अगली सीट पर ड्राइवर के बराबर बैठे हुए विठल के पास आया। घर ही जा रहे हो दादा? विठल ने इकरार में सर हिलाया। शुक्ला कहने लगा कि मैं भी साथ चलता, लेकिन यहाँ बहुत से काम निपटाने हैं। अब क्या रह गया साहब, सारा नए सिरे से देखना पड़ेगा दादा। हो सके तो उस अभागन को जल्दी कचहरी भेज दो, ठिकाने से हो जाएगी। उसी के बारे में सोचता हूँ दादा। सोचने को क्या धरा है साहब? दादा, शुक्ला मचलती आवाज़ में बोला, मुझे बताओ, हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं? आप बोलो तो उसकी जगह बैठ जाएं। ओ नहीं नहीं दादा, शुक्ला सर झटक के बोला, मेरा मतलब ये नहीं है। सोचता हूँ बच्चे किस तरह रहेंगे, काश कुछ मेरे बस में होता। उसको अपने हाल पर छोड़ दो साहब, उसके बच्चों का ख्याल आता है। रो पीट के ठीक हो जाएंगे हराम के, उनके पास भी जाएंगे भी। मैं भी साथ चलूंगा दादा। अभी देखो, मैं कागजात दोबारा देखता हूँ और वकीलों से मशवरा करता हूँ। विठल ने कुछ नहीं कहा। शुक्ला जीप के पास से हट गया। जीप पाड़े की इमारत के सामने ठहरी तो गली में खड़े वो सभी हमारी तरफ टूट पड़े। उन्हें खबर मिल गई थी कि जॉर्जी और विकी नामी उसका कोई दोस्त खत्म किया जा चुका है। बाकी तफसील का उन्हें इल्म नहीं था। विठल ने अंदर जाते ही पांडे दादा से कहा कि वो आदमी भेज के शहर के तमाम पाड़ों के दादाओं को बुला ले। उस वक्त 2:30 बज रहे थे। किसी ने हमारे इंतजार में खाना नहीं खाया था, लेकिन शायद किसी को भी ख्वाहिश नहीं थी। पहले वो हमसे कुछ जानने के लिए बेताब थे। पांडे दादा तो बेहाल हो रहा था। उसने विठल को चौकी पर बैठ के सांस लेने की भी मोहलत नहीं दी और सवालात शुरू कर दिए। उन्हें मालूम हो गया था कि जीप हमें कलाबे के थाने ले गई थी। इस दौरान पाड़े पर आने वाले दादा भी मुख्तलिफ अफवाहें लाते रहे थे। विठल के तहम्मुल की तलकीन से उनकी सैरी नहीं हुई। आखिर विठल को साफ तौर पर उनसे कहना पड़ा कि वो तमाम दादाओं के जमा हो जाने ही पर जुबान खोलेगा। जल्द या बदेर उन्हें सब कुछ मालूम होना ही था। विठल के इज्तनाब की वजह बज़ाहिर यही नजर आती थी कि एक जवाब के बाद वावेला होने लगता। उसकी खामोशी पर पांडे दादा रंजीदा खातर सा हो गया। ताहम वो जहाँ दीदा आदमी था। विठल की पसोपेश उसने अपने इतराफ बैठे हुए दादाओं के सबब से जानी हो या कुछ और, बहरहाल उसने मजीद इसरार नहीं किया और कबीदा कबीदा अपनी जगह चुप बैठा रहा। हमारे थाने जाने से पहले जो दादा चौकी पर बैठे थे वो अभी मौजूद थे, बल्कि उनकी तादाद में इजाफा हो गया था। विठल ने उनकी तवज्जो हटाने के लिए खाना लगाने का हुक्म दिया। सब ने बस जैसे कोई जिम्मेदारी निभाई। खाना खाते ही विठल उठ गया और पीरू के हास कमरे में चला गया। उनकी मतोहश निगाहों से बचने का यही एक मुनासिब तरीका था। चंद सानियों के तौक़ुफ़ के बाद पांडे भी चला गया। वो सब मेरे गिर्द इकट्ठे हो गए। पहले मैंने सोचा उनसे लाइल्मी का इजहार करूं कि मैं थाने से बाहर बैठा रहा था और विठल ने अंदर जाके ऑफिसरों से बात की थी। गो उन्हें मेरी बात का यकीन ना आता, लेकिन इसके सिवा चारा भी किया था। मेरे शशोपंज पर वो पीछो ताप खाने लगे। मैंने झूठ बोलने की बजाय यकसुर इनकार कर दिया कि सरदस्त मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकता। जो कुछ है इन्हें जल्दी विठल की जुबानी मालूम हो जाएगा। वो ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते थे, घुट के रह गए। फिर मैंने भी वही किया। जुमरू, शामू, माटी और जोरा के साथ ऊपरी मंजिल के कमरे में आ गया। उन चारों ने मुझसे कुछ नहीं पूछा था। मैंने आज खुद उन्हें बताया कि हम थाने में क्या सुन के और क्या देख कर आ रहे हैं। वो गुंग हो गए, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। 5 बजे तक शहर के तकरीबन सारे दादा पाड़े में जमा हो चुके थे। हर तरफ शोर गूंज रहा था। पांडे दादा ने विठल को मुतला करने के लिए कमरे में आदमी भेजा तो विठल फौरन बाहर आ गया। उसने बस चौकी के वस्त में आने की मोहलत ली
और किसी तमहीद के बगैर उनसे कहा, कलाबे के थाने में जार्जी की बीवी मारी ने आके बोला है कि उसने जार्जी और उसके रिश्तेदार विकी को ख़त्म कर दिया है। बोलती है उन लोग ने ही पीरू दादा को ख़त्म किया था। इमारत में सन्नाटा तारी हो गया। फिर दूसरे ही लम्हे ऐसा शोर उठा जैसे उन सबको बिच्छू ने डंग मार दिया हो। पांडे दादा ने खड़े होकर और हाथ उठा उठा के उन्हें खामोश करने की कोशिश की, मगर विठल की आवाज़ उनके शोर पर गालिब आई। विठल ने नस्बतन ऊंची आवाज़ में उनसे कहा, हम जो बोल रहे हैं वो ज़रा ध्यान से सुनो। आपने को थोड़ा ही बोलना है। कोई पता नहीं था कि इतनी जल्दी तुमको दोबारा बुलाना पड़ेगा। बात आज भी वही है, पर कल तुमने फैसला किया था, तुम्हारे बोलने पर हमने तुम्हारी बात मान ली थी। पीरू दादा की खातिर भी हम चुप हो गए थे। आज सिर्फ अपने को बोलना है। पीरू दादा का सारा हिसाब किताब चुकता हो गया है। जैसे भी हुआ ठीक है। अपने को ऐसा नहीं चाहिए था, पर उसकी मार खाए एक हम ही नहीं थे और तुम ही नहीं थे। दूसरे का हमसे भी ज़्यादा नाता था। विठल की आवाज़ भारी हो गई। एक लहजे के तामुल के बाद वो बोला, कलाबे के थाने से हम सीधा अपने घर को निकल सकते थे। पांडे दादा इधर ही था, बैठा रहता, पर सोच के चले आए कि सामने सब साफ कर दें तो अच्छा है। हमने तुमसे पहले बोल दिया था कि हमको इधर ही नहीं टिकना, आगे जाना है। तुमको इसी वास्ते इधर बुलाया है कि अब हमारी छुट्टी करो, गद्दी पर किसी और को बिठा दो। एक से ज़्यादा दादा होने पर चाकू उठा के फैसला कर लो। राजन की जगह अंधेरी के मौजूदा दादा सिकंदर ने बेताबाना उठ के कुछ कहने की कोशिश की। विठल ने उसे डपट दिया, किसी को कुछ नहीं बोलना, कोई सवाल जवाब नहीं करना। बम्बई में हम पाड़ागिरी करने को नहीं आए थे। दादा नहीं रहा तो अब हमारा कोई काम भी इधर नहीं है। बम्बई में पाड़ा चलाने की हमको कभी खुजली हुई तो अपने पास चाकू है। सब हैरत और इस्तराब से उसे देख रहे थे। सिकंदर के बाद कोई नहीं उठा। विठल ने धीमे लहजे में वजाहत की, अपने को पता है अभी इधर कोई पीरू दादा नहीं है। ऐसे दादा का लाना मुश्किल है जो शहर के सारे पाड़े बांध के रखे। तो नाल काट दो। आज से कोई पाड़ा माहम के पाड़े से जुटा बंधा नहीं है। सबको अपना अलग अलग भुगताना है। किसी को आके इधर कोई भत्ता नहीं पहुंचाना। आगे नए दादा की मर्जी है, सबको साथ रखें या अलग कर दे। और तुम्हारी मर्जी है कि तुम अटके रहते हो या कट के। हम के खोटे से सबको बांध के जाएं तो भी ये ज़्यादा देरी नहीं चलेगा। अपने को हथेली लगाए इधर नहीं बैठना और ना लौट के बार बार को बम्बई आना है। पिंजरे की एक तीली खोई हो तो एक एक करके पंछी उड़ जाते हैं। अभी अपन को थोड़ा बोलने दो, बांद्रे के दादा दीना ने चिल्ला कर कहा। बैठ जा रे, अपनी बात पूरी नहीं हुई। विठल दृष्टि से बोला, अभी हम इधर की गद्दी के दादा हैं और तुम सब ने मिल के हमको इस पर बिठाया है। जो हम बोलते हैं ठंडे होके उसको सुनो। माहम के पाड़े की गद्दी के दादा का फैसला जान के, समझा? दीना बेचैन खड़ा था। उसके बराबर बैठे हुए दादाओं ने उसे खींच के बिठा दिया। विठल ने फिर उनसे कहा, पाड़े की ज़मीन और दरो दीवार सब पीरू की जागीर है। वो नहीं है तो अब उसकी बीवी और बेटी इसकी मालिक है। तुम लोग को ये पाड़ा चलाना है तो कोई तुमको इधर से नहीं निकालता। भाड़ा चुकाते रहोगे तो सब ठीक चलता रहेगा। ये मंजूर नहीं है तो अभी पाड़ा खाली कर दो और अपने लिए इधर कोई दूसरी मुड़िया डाल लो। सब जैसे बुत बने बैठे रहे। अपने को और कुछ नहीं बोलना। विठल ने हतमी आवाज़ में कहा, जो भी माहम की गद्दी पर बैठना चाहता है अपने को बोले। किसी ने जवाब नहीं दिया। विठल ने चंद लम्हे इंतज़ार किया, किसी तरफ से कोई आवाज़ नहीं उठी तो विठल ने उनसे कहा कि उनके खामोश रहने की सूरत में माहम के पाड़े की गद्दी के दादा की हैसियत से वो पाड़ा बंद करने का ऐलान करता है। सब अपने अपने घरों को जाएं। ऐसा कैसे दादा? बनारसी दादा चीख के बोला। उसके साथ सभी शोर मचाने लगे। ऐसा कैसे चलेगा दादा? दादा बाले भी उठ खड़ा हुआ और हिजानी अंदाज में बोला, ये पाड़ा बंद हो जाएगा। पीरू दादा का पाड़ा, ये उसकी निशानी है। चौकी पर कई दादा खड़े हो गए। हर कोई अपनी बोली बोलता रहा। वो हाथ चला चला के सदाएं बुलंद कर रहे थे। पांडे दादा दोबारा उन्हें खामोश करने के लिए उठा, मगर उसकी आवाज़ पाड़े के गूंजते शोर में गुम हो गई। एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे वो सब विठल पर पल पड़ेंगे। विठल ने जैसे उन्हें कोई गाली दी हो। विठल साकत खड़ा रहा। वो दुहाइयाँ देते और गरजते बरसते रहे। विठल के बुत में कोई जुम्बश नहीं हुई। आखिर उनकी आवाज़ें अज खुद मांद पड़ने लगी। पांडे ने सबको आजिज़ाना लहजे में सब्र ज़ब्त की ताकीद की और कहा कि विठल की बात समझने की कोशिश करें। इनसे पूछो दादा, ये काहे का रोला करते हैं? विठल ने बरहमी से कहा, तुम पाड़ा बंद करने की बात मत करो दादा। बनारसी फुनकारती आवाज़ में बोला, नहीं करता। फिर? विठल ने गरज के कहा, ऐसा कभी नहीं होएगा। नहीं होगा? कौन रोकता है तेरा हाथ? पाड़ा चलेगा और एकदम चलेगा। पीरू दादा के नाम पे चलेगा। फिर टूंटा क्या है? नया दादा बिठलाओ। सब एक दूसरे की सूरत देखने लगे। किसी जानिब से कोई सदा नहीं उठी। फिर बाले ने आगे आके और हाथ जोड़ के विठल से कहा कि वो अपने फैसले पर नजर सानी करे। सब के लिए वो इस वक्त पीरू दादा की जगह है। उसने पहले भी उनकी बात मान ली थी, हमेशा के लिए नहीं तो कुछ अरसे के लिए अभी वो पाड़े पर बैठा रहे।
बाद में कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। उसे यकीन है फिलहाल कोई भी माहम के पाड़े की मरकज़ी हैसियत ख़त्म करने पर आमादा नहीं है। जहाँ तक पीरू दादा की बीवी और बेटी का ताल्लुक़ है वो हम सब की माँ बहन है। पाड़े का किराया क्या, उनके लिए जान भी हाजिर है। विठल सुनता रहा। बाले के बाद शंकर विठल की मिन्नत करने लगा कि कोई दादा अभी माहम के पाड़े की गद्दी पर बैठने का ख्वाहिशमंद नहीं है। उसने पाड़े में बैठे लोगों से मुखातिब होकर पूछा, कोई हो तो सामने आए। किसी ने जवाब नहीं दिया। शंकर बार बार लोगों से पूछ रहा था कि नौजवान सूरत वाले ने उसका हाथ पकड़कर उसे खामोश कर दिया और विठल से बोला, उसे दादा की बीवी और बेटी का इतना ख्याल है। हम भी तो दादा की औलाद के मानित हैं। सब नहीं तो माहम के पाड़े से मुतलिक सारे दादा पीरू की निगरानी में परवान चढ़े हैं। वो सब उजड़ जाएंगे। विठल दादा के इन पसमानदगान को क्यों भूले हुए हैं और सबसे इतनी बेरुखी बेताल्लुकी से क्यों मुखातिब है। सूरत वाला जाजी को मुगलजात बकने लगा और बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जाजी ने ऐसा किया है। कल रात तक वो हमारे दरमियान बैठा आंसू बहा रहा था। वो इतना बड़ा कमीना है, कोई ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। विठल की बददिली का सबब शायद वही कुत्ता हो, लेकिन एक नमक हराम की गद्दारी की सजा इतनों को क्यों दी जा रही है। 5 उंगलियां यकसा नहीं होती। जाजी के नुत्फे में ज़रूर कोई फ़र्क था जो उसने अपने मुरब्बी अपने मोहसिन के साथ ऐसा किया। बेशक यहाँ बहुत से दादा पीरू दादा से हार खाते थे, उसे हसद करते थे। वो जिन्हें माहम के पाड़े की बालादस्ती नापसंद थी और जिन्हें तेवाड़ी के हाथ के बाद मजबूरन माहम के पाड़े से वाबस्ता होना पड़ा था। हमें मालूम है उनमें कई रस्सी तोड़ाने के लिए सर पैर मारते थे, लेकिन पीरू का पहाड़ हटाने के लिए किसी के दिल में भी ये बुज़दिलाना ख्याल नहीं आया होगा। ये किसी दादा का काम नहीं। ऐसा होने लगे तो फिर बाहर बात आसान है। सूरत वाला बुलंद आवाज़ में बोला कि दादा की बीवी और बेटी के लिए पाड़े का किराया ही नहीं, इसके अलावा भी माह बमाह कुछ न कुछ बहुत कुछ पहुँचाया जाता रहेगा, अपने घर की तरह। ये बम्बई शहर है और यहाँ के पाड़े ऐसे नदार नहीं जो अपने पीरू दादा का घर न चला सके। बैठ जा, विठल ने उड़ा के कहा। जुबान काट ले तेरी हराम के, चंदे को बोलता है। अभी हम जीते हैं सही के। नहीं नहीं दादा, एकदम नहीं। सूरत वाला सटपटा के बोला, माँ कसम अपुन का। पांडे दादा ने झिड़क के उसे बैठ जाने का हुक्म दिया। शंकर, दीना, बाले, जोरा और पांडे दादा वजाहतें करने लगे कि सूरत वाले का मतलब कुछ और नहीं था। ज़्यादा बातें ना बनाओ रे, विठल ने भड़कती आवाज़ में कहा। हमने तुमसे बोला था अपने से जिद बहसी मत करना, पूरा नहीं सुनते हो क्या? सुन लिया माई बाप। पांडे की नरम गोई में तुरशी भी शामिल हो गई। फिर आगे का बोलो दादा, विठल ने बरगश्तगी से कहा। क्या बोले महाराज? पांडे दादा चौकी पर बैठे हुए दादाओं को मुस्तरब निगाहों से देखते हुए बोला। तुम सुने तो अभी कुछ बोले। विठल ने उनसे कहा कि तकरार से कुछ हासिल नहीं, जो कुछ कहना था वो कह चुका है। वाज़ेह रहे कि वो उनसे इजाज़त तलब नहीं कर रहा। उसका फ़ैसला उनकी तायीद या इनकार से मशरूत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना फ़ैसला करना है। 2 सूरतों में से एक का इंतखाब करना है। इतनी सीधी और आसान बात उन तक क्यों मुंतकिल नहीं हो रही? ऐसा सीधा और साफ नहीं है जैसा तुम बोलता है दादा, बाले ने कहा। ऐसा क्या बात है दादा जो थाने से आके तुम एकदम लौट गया? पांडे दादा बेचारगी से बोला कि अभी तो किसी की समझ में भी नहीं आ रहा कि सब हुआ क्या है, कैसे हो गया। जाजी ने यह सफाकाना कदम क्यों उठाया? ये सब तो तफसील जानने के मुंतज़र हैं। जाजी के मुलविस होने की खबर सुन के शशदर हैं। थोड़ा सांस लेने तो दादा, पांडे बुड़बुड़ाते हुए बोला। उसके जानने से अपनी बात पर फ़र्क नहीं पड़ता। तुम पाड़े के आदमी हो, आगे पीछे का सारा सामने आ जाएगा। पर ऐसा जल्दी काहे को है? शंकर बुखलाए हुए अंदाज में बोला। लगता है अपन लोग से कोई भूल हुआ है कि अभी ऊपर से दादा को। विठल ने हशम की नज़र से उसे देखा था। शंकर की आवाज़ हलक में घुट गई, लेकिन उसी लम्हे बनारसी दादा चीखने लगा और विठल की बजाय अपने इतराफ बैठे हुए दादाओं से मुखातिब होकर बोला, क्या इतने ही वक्त के लिए उन सब ने खुशामद की हद तक विठल से मिन्नत की थी? एक दिन के बल में क्या वो मकसद हासिल हो गया? विठल ने उसे जवाब दिया कि पहले अगर उसने उनके सरार पर बाइकरा हामी भर ली थी तो उसकी वजह दूसरी थी। दादा के खून का कर्ज वाजिब था। अब कुछ नहीं रह गया, इसलिए अब उसे तादेर पाड़े पर ठहरने का कोई जवाज़ नज़र नहीं आता। उसने वाज़ेह तौर पर नहीं कहा था कि उसे ज़्यादा दिन नहीं ठहरना। बेहतर है खुश एतबारी से उसे जाने दिया जाए। जो फैसला उन्हें कल करना है वो आज क्यों ना कर लें। पांडे के पीछे खड़ा हुआ सिकंदर आ गया। इजाज़त हो तो अपन एक बात पूछे दादा? सिकंदर का लहजा ठहरा ठहरा ठंडा ठंडा सा था। क्या बात है रे? विठल ने नगवारी से कहा। अपन को यकीन है तुम दादा का पाड़ा बंद करने को नहीं मांगते, फिर इतना बोलने की जरूरत थी लाडो के? एकदम दादा, अपन भी यही समझता है। पीरू दादा ने इसको बहुत लगन और चाव से बनाया था। अक्का बम्बई में हीरा पाड़ा है ये, तुमने देख लिया। इस हीरा पाड़े की गद्दी संभालने को कोई अपनी माँ का जना आगे नहीं बढ़ा। तुमने सबको अलग करके भी बोला, कोई नहीं उठा। किसी ने छाती पे हाथ मार के नहीं बोला कि अभी वो दादा की जगह बैठना मांगता है। तुम जानता है ऐसा किस वास्ते है दादा?
तुम खुद बोला है कि अभी इधर कोई भी पीरू दादा नहीं है। दादा लोग को पता है वो कितने दिन खींच पाएगा। बैठने को बैठ जाएगा, पर अक्खा बम्बई में लौट के मुंह दिखाने का भी है। पिछली दफा हम सब इधर बैठा क्या बोलता था? बोलता था इधर ईंट ईंट पे दादा का रंग चढ़ा है, पाड़े के अंदर क्या बाहर क्या, बहुत पक्का रंग है उसका। फीका पड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। दादा के थोड़ा दूर हो जाने पे धीरे धीरे ही उसका नशा। काम की बात कर रहे? विठल ने छपटती आवाज में कहा। वही बोलता हूँ दादा, एकदम वही। सिकंदर तेजी से बोला। अब उनका मतलब है अभी इधर कोई नहीं है जो चारों तरफ का खींच के बांध के रखे, कोई भी आगे नहीं आएगा। तुम भी चला जाएगा ताला मार के, बड़ा हलास हो जाएगा। अभी दिल पे हाथ रख के बोलो, तुमको चैन पड़ जाएगा और उधर उधर दादा का रूह भी खुश हो जाएगा। सिकंदर की आवाज़ फटने लगी थी। सारी इमारत में खामोशी छा गई थी। कौन सी बात का जवाब दे रही तेरी? विठल ने बेजारी से कहा। एक ही रट्टा लगाया है। पहली मरतबा उसके लहजे में नमी और नरमी की आमेजिश थी। किसी बात का मत दो दादा। अपुन जवाब के लिए नहीं बोला, अपुन जवाब के लिए नहीं बोला सब। अपुन को पता है तुम क्या बोलेगा। अभी दादा की खुशी की बात करता है हरामजादे, पर दादा इस बात से खुश नहीं होएगा तो दुखी भी नहीं। आगे पीछे सब लोग ठिकाने से हो जाएगा, पड़ा बंद हो जाएगा तो सब लोग अपने ठिकानों पर चला जाएगा। पांडे दादा सूरत लौट जाएगा, दीना बांद्रे को, बाले दादर को, अपन अंधेरी में। इधर महम का लोग भी किधर सर खपा लेगा। दादा का पाड़ा भी सिर्फ महम इलाके का पाड़ा है। इसको रहना है, इसको रहना है दादा। ये खलास हो गया तो फिर हर पाड़ा, फिर आगे सदा को ऐसा ही होता रहेगा। हमसे क्या बोलता है? इधर शहर के सारे शेर मस्ताने बैठे हैं, चाकू के धनी। इनसे बोल। ये थोड़े दिन के लिए एक दूसरे को कंधा नहीं दे सकते। एक हम ही तुझको बेदर बेघर दिखाई पड़ते हैं। पाड़े का दादा का इतना दर्द पेट में उठता है तो इनको बोल हम इधर तेरे मेहमान हैं, आज नहीं कल इधर से चले जाएंगे। और दादा के साथ उस रात हम भी निकल पड़ते तो अपना नंबर भी आ जाता, फिर किसको इधर लाता गद्दी सजाने को। अब उनको यकीन है साथ तुम होते तो ऐसा कभी नहीं होता। सिकंदर ने बेसाख्ता कहा। वो बात दूसरी थी, पर अभी तुम इधर है और अपुन ज्यादा टाइम के लिए नहीं बोलता, बस थोड़ी देर के लिए। अभी इस पे तुम्हारी जरूरत है, तुम भी समझता है। क्यों? इसके बाद तुम चले जाना, जिधर मर्जी में आए चले जाना, कौन रोक सकता है तुमको? फिर क्या हो जाएगा? सिंह निकल आएंगे क्या तुम लोग के? नहीं निकलेगा, पर ये टाइम भी नहीं रहेगा, ये जंगली टाइम। और कुछ नहीं होएगा तो तुम ताला मार देना। अपने को आगे बहुत काम है रे। अभी दादा होता तो क्या तुम नहीं रुकता? पर दादा नहीं है, विठल ने भारी आवाज में कहा। दादा नहीं है तभी तो इतना बोलता है। सिकंदर आजिजी से बोला। मान जाओ दादा, दादा के नाते से अपना हक निकलता है तुम पे। अभी अपन लोग तुमको उसी का कसम देता है। क्या कैसा बोलता है रे? तुम रहोगे तो इधर सब ठीक रहेगा। अभी देखो कैसा मिलके बैठा है, इधर कभी ऐसा नहीं हुआ दादा के होते भी। विठल गुमसुम खड़ा रहा। उसके होंठ भिजे हुए थे और चेहरे पर गहरी लकीरें थी। इमारत में सरगोशियां गूंजने लगीं। फिर चौकी पर बैठे हुए दादा आवाजें उठाने लगे कि विठल को इनकार नहीं करना चाहिए, इतने लोगों की बात नहीं टालनी चाहिए। फिर वैसा ही रहेगा, विठल ने जलती हुई सी आवाज में कहा। क्या बोला तुम? सिकंदर बदहवासी से बोला। पांडे दादा बेख्तियार विठल के पहलू से चिमट गया और उसके बाजू पर सर मारने लगा। तुम में से कोई नहीं उठता तो एक रास्ता और भी है। सबको जैसे सख्ता सा हो गया। विठल ने उनसे कहा कि कोई पाड़ा बंद करना नहीं चाहता, न आगे आके गद्दी पर बैठना चाहता है और उसके पास भी वक्त नहीं है। कोई ये समझना नहीं चाहता कि उसके इनकार की कोई वजह ही हो सकती है, वरना इतने बड़े पाड़े की गद्दी की किसे ख्वाहिश ना होगी। खसूसन ऐसा पाड़ा जो उसके अजीज दोस्त भाई पीरू की अमानत है। एक अजनबी को शहर के इतने दादा ये मर्तबा देने पर मुसर हैं तो इनकार वैसे भी मुनासिब नहीं। इस सूरत हाल में एक ही रास्ता रह जाता है कि वो अपनी तरफ से कोई आदमी गद्दी पर बिठा दे। पाड़ा अपने नाम पर चलेगा, विठल ने गूंजती आवाज में कहा। बैठेगा यहाँ कोई और। जब तक हम पाड़े से बाहर रहेंगे अपना आदमी अपनी जगह बैठा रहेगा। चंद लम्हों के सकूत के बाद इमारत में वही शोर बुलबुलाने लगा। विठल ने हाथ उठा के उन्हें खामोश किया और कहा कि तुमको मंजूर नहीं तो मना कर दो। पांडे अपनी जगह बैठेगा और इसको टेकी देने के वास्ते जिसको हम बोले। पांडे दादा अपना नाम सुन के उछल पड़ा और वहशत ज़दा अंदाज में बोला। नहीं नहीं दादा, अपन को माफ़ी दियो, अपन एकदम नहीं ठहरेगा, अपन बहुत भुगत लिया। विठल ने उसकी जानिब नहीं देखा और इससे पहले कि किसी तरफ से कोई सदा बुलंद होती उसने कहा। बाले पांडे के साथ इधर रहेगा जब तक हम पलट के ना आए और तुम लोग को बुला के न पूछे कि अभी तुम में से कौन जवान बलवान ने खाल कितनी मोटी की है, किसने चाकू की बोली कितनी सीखी और उसको कितनी सिखाई है। अपने 3 पाड़ों के सिवा सारे पाड़े महम के पाड़े से अलग रहेंगे, भत्ता भी नहीं पहुंचाएंगे। कलाबे अंधेरी और दादर के पाड़े के सिवा हमारे पीछे किसी का दिमाग उल्टे
तो उसको इधर छाती फुला के आने से तुम सब रोकोगे। जिधर हम पांडे और बाले को बोल के जाएं वो हमको खबर करेंगे। हमारे लौटने तक तुम इस 30 मारहा को इंतजार करने का बोलोगे। हमारे आने से पहले किसी ने पांडे और बाले को छेड़ा और तुम हाथ तापते रहे तो हम तुमको दोबारा इस तरह नहीं बुलाएंगे। हम खुद उसको देख लेंगे और फिर आके हम बोलेंगे भी नहीं। विठल ने किसी को दखल देने का मौका नहीं दिया और कहा कि ये सब उनकी खातिर है, क्योंकि ना वो पाड़ा बंद करने पर आमादा है, ना चौकी के वस्त में आके पाड़े की बाग दौड़ संभालने पर तैयार हैं। मगर ये एक मशवरा है जिसे वो यकसुर मुस्तरद कर सकते हैं। उनकी तायीद के बाद ये फैसला बन जाएगा। अच्छा होगा वो खूब सोच समझ के जवाब दें, चाहें तो बाहम मुशावरत भी कर लें। उन पर कोई जबर नहीं है। वो बनारसी दादा था जिसने उठकर कतराए हुए चबाते हुए लफ्जों में पूछा कि कोई दादा पाड़े की गद्दी पर बैठने का दावादार हो तो क्या सूरत होगी। बनारसी ने वजाहत की, क्या उसे चाकू निकाल के अपना मुतालबा पेश करना पड़ेगा या कुछ और। विठल ने किसी ताखीर के बगैर जवाब दिया कि यकीनन उसे चाकू समेत ही अपना दावा पेश करना होगा। चाकू ही किसी दादा का सबसे बड़ा हवाला है और यहाँ मौजूद सारे दादाओं को मंजूर हुआ तो उसे पाड़े की गद्दी सौंप दी जाएगी। विठल ने भी सराहत जरूरी समझी कि वो और उसके साथियों में से कोई पाड़े की गद्दी का ख्वाहिशमंद नहीं है। सो खातिर जमा, ना वो चाकू उठाएगा ना उसका कोई साथी। साथियों से विठल की मुराद शामू, जुमरू और मुझसे थी। उसने बनारसी से कहा कि यहाँ सारे दादाओं को इसलिए तलब किया गया है कि वो आपस में कोई फैसला कर लें, क्योंकि पहले भी उन्होंने यही किया था। दादा के पाड़े के तरके में शहर के वो तमाम दादा शरीक हैं जो महम के पाड़े से मुतालिक थे, मगर जाहिर है पड़ा तकसीम नहीं किया जा सकता, ना इसके एतबार इसकी साख की तकसीम मुमकिन है। इसका इंतज़ाम किसी एक ही के सुपुर्द किया जा सकता है और इसलिए किसी एक का इंतखाब लाजिम है या दूसरा तरीका है, चाकू के जरिए खुद को दादा के तरके का हकदार साबित किया जाए। बनारसी ने फिर सर नहीं उठाया। विठल ने एक बार उनसे और पूछा कि कोई आर्जुमंद हो तो सामने आए, बसूरत दीगर वो समझेगा कि सब उसके फैसले पर मुतफिक हैं। पांडे दादा कुछ बोलना चाहता था, विठल ने उसे रोक दिया। मुझे कुछ अंदाजा नहीं था कि थाने से आने के बाद यकायक विठल को क्या हो गया है। शुरू में मुझे सब कुछ अजीब सा लगा था, जैसे विठल किसी जहनी दबाव का शिकार हो। इतने तसलसल से इतनी बेरब्तियां पेश आईं, ऐसी नगहानियां हों तो आदमी की यही हालत होती है। उसने पांडे दादा और बाले के नाम तजवीज़ किए थे तो भी मुझे बहुत हैरत हुई थी। फिर इतने लोगों की तलबीस, हुज्जत और तकरार से क्या हासिल था, मगर ये मेरी अपनी हस्तगी, अपनी बेमांगी थी। थाने से आके विठल को पहला काम यही करना था। इस तजदीद की इतनी ही ज़रूरत थी जितनी दादा के जाने के बाद पाड़े पर मौजूद रहने की। पाड़े से दादा के कातिलों तक जाने का रास्ता निस्बतन आसान हो जाता था। दादाओं के दरमियान रहने, उनसे हम वक्त रब्ता रखने, उनमें नस्बो जब्त कायम रखने, उनकी एआनत हासिल करने और इधर पुलिस उधर कातिलों को कुछ बावर कराने के लिए विठल को पाड़े का खूंटा दरकार था, जो बजोर भी हासिल किया जा सकता था। कोई देर न लगती, लेकिन इस अंधेरे में ये इकदाम किसी तौर करीने अकल ना होता। मुनासिब यही था कि पेशकश उनकी जानिब से हो। ऐसे गैर यकीनी हालात में उन्हीं की जानिब से पेशकश का इम्कान था। वो इतने अंधे नहीं थे कि गिरदो पेश की धुंध छटने से पहले गद्दी की तमा करें। गोया उनकी पेशकश में विठल की तरगीब और ख्वाहिश को जितना दखल था उतना ही उनकी नुक्ता रसी और मामला फहमी का था। इसलिए विठल ने उन्हें इकट्ठा किया था और बज़ाहिर इकरा से पाड़े का मनसब कबूल कर लिया था। बबातन भी दादा के बाद दादा की जगह बैठना कोई खुशगवार फरीजा नहीं था। मारी ने बहरहाल इस आजार से जल्द निजात दिला दी। उसके थाने चले जाने के बाद विठल के बकौल कुछ भी बाकी नहीं रहा था। हमें थाने से सीधे घर चला जाना चाहिए था। पाड़े पर कोई रहे ना रहे, चले ना चले, खाक उड़े या आग लगे, हमें अब पाड़े से क्या गर्ज हो सकती है। गर्ज होती तो दादा की मौजूदगी में भी पाड़ा किसी और का नहीं था। थाने से हम सीधे घर जा सकते थे। शाम तक वो हमारा इंतजार करते। दादा का घर उन्होंने देख लिया था। शाम को वो लाल आंखों और जर्द चेहरों के साथ घर आ जाते। विठल को अंदाजा था कि जाजी के मुलविस होने की खबर उनके लिए कैसी नाकाबिले यकीन, कितनी दहशत अंगेज हो सकती है। इससे बेशतर के विठल के गयाब से वो तरह तरह के वहमो गुमान से दो चार हों, आपस में दस्तों गिरेबा हों और नए नए शोशे छोड़ते फिरें। विठल को उनके पास जाके बात साफ कर लेना चाहिए थी। बरमला दस्त बरदारी का ऐलान। विठल को एहसास था कि खुशवज़ई का ये मरहला कितना वक्त तलब हो सकता है। जैसा कि सिकंदर कह रहा था, पाड़ा बंद करने से विठल को वाकई कोई खुशी नहीं होनी चाहिए थी। जोरा, छेदा, गुलिया, लक्ष्मी और जाने कितने लोग महम के पाड़े से वाबस्ता थे। विठल की नज़रों से वो तमाम ओझल नहीं रहे होंगे। पाड़ा बंद करने के ऐलान से मुराद थी इब्तदा वहाँ से की जाए जहाँ बात ख़त्म होती है, ताकि वो जल्द किसी नतीजे पर पहुँच सकें। पाड़े पर दादा की मलकियत के दावे और किराए का जिक्र आमदन था, ताकि महम के पाड़े के लिए शहर के मुतअद्दिद दादाओं की लो भड़कने ना पाए। और भी कई बातें थीं जिनकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया था। अपने सिवा किसी दूसरी तरफ मेरी निगाह जाती ही कहाँ थी। अभी ना जाने कितने दिन, कितने अरसे हमें
और आगे भी कितनी बार यहाँ आना था। इनसे दोबारा भी वास्ता पड़ सकता था और ये विठल के लिए अपने सकून क्लब का मामला भी तो था कि हिसाब किताब में कोई कसर न रह जाए। आईना तो पहाड़ों के दादा के पास भी होता है। शायद विठल के गुमान में ना हो के माले कार वो उसी को हदफ बना लेंगे। रास्ते ही जंजीर बन जाएगी। विठल की बेगर्जी ही उनके इसरार का मुहर्रक बन गई। इतनी हुज्जत के बाद विठल का इनकार बुलागत से बैद और मरवत व एतबार के मुनाफी था, जिस तरह खुद विठल ने डाली थी। विठल के पास कोई चारा नहीं रह गया था। वो इस दायरे से अपनी बरात का कोई गोशा, कोई रोज़न ढूंढे। वहाँ पांडे और बाले के सिवा कोई नहीं था जिनसे वो सब दूसरों से ज़्यादा मानूस थे। पांडे की तरह बाले ने भी बहुत पसोपेश किया और कहा कि विठल की नियाबत के लिए किसी की क्या ज़रूरत है। उसने मेरी तरफ इशारा किया कि मैं मौजूद हूँ।